हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों आप इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो जरूर देकर जाएं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परीक्षर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। यह कथन किसका है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा कथन है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? बताइए, एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने भील जनजाति के लिए जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने भील जनजाति के लिए जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें, ये चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने। मामा बालेश्वर दयाल ने दोस्तों ये इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जल, जंगल और जमीन, ठीक है, भील जनजाति के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा है ये, ठीक है। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने एक भारी इनाम की घोषणा की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जोरावर सिंह बारट को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने दोस्तों भारी इनाम की घोषणा की थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा सूरजमल। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो ये भरतपुर के शासक थे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणिनि मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक विश्व वल्लभ निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणिनि मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक विश्व वल्लभ निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृषि और वनों के विकास पर आधारित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? बताइए, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव मालदेव का। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राव मालदेव का। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बताइए, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये दोस्तों वर्तमान में भीलवाड़ा में है ये हुडा, ठीक है। तो ये किया गया था दोस्तों 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को ये हुडा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी।
तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में किस छावनी में विद्रोह किया गया था? बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में किस छावनी में विद्रोह किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एरनपुरा छावनी में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एरनपुरा छावनी में। नेक्स्ट आगे देखिए, आमेर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय को, सवाई जयसिंह द्वितीय को बदनाम शासक है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, सवाई जगत सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों ये क्या है कि इन्होंने रस कपूर नामक एक नर्तकी से संबंध होने के कारण इन्हें जयपुर का बदनाम शासक वो कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में निर्मित पत्थर के बने छोटे उपकरणों को कहा गया है? मध्य पाषाण काल में निर्मित पत्थर के बने छोटे उपकरणों को कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों? उसको कहा गया है माइक्रोलिथ कहा गया है, माइक्रोलिथ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रोलिथ। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें नो है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नो है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ कुलदेवी है। देखिए सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो दोस्तों वो है जीर्ण माता, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? तो वो है दोस्तों नागणेची माता। और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है तो वो है दोस्तों करणी माता, ठीक है। और कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है तो वो है जमवाय माता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जिले में सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सद्विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों कहां पर? तो ये बीकानेर में की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, नैतिकता के लिए किस वर्ष में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था? तो अणुव्रत आंदोलन दोस्तों ये चलाया गया था 1949 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भवानी सहाय शर्मा का संबंध निशानेबाजी स्पर्धा से है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कथन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये देखिए यहाँ पे बीकानेर जिला दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये अलवर के है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों बाकी इसमें गलत दे रखे सारे। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ क्रांतिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उपनाम दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गोपाल सिंह खरवा। दोस्तों गोपाल सिंह खरवा को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है? तो सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है दोस्तों इन्हें, ठीक है, यानी कि पहले का 3। दामोदर दास राठी को दोस्तों सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 दूसरे का। और जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर या दोस्तों राजस्थान का अमरदास बैरागी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है जोरावर सिंह बारठ को। और बाल मुकुंद बिस्सा को दोस्तों राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-4-2-1, 3-4-2-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए
मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा की सॉरी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों देखिए, बलवंत राय मेहता, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने। और ये जो प्रजामंडल की जो स्थापना है, ठीक है, तो ये यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए ऑप्शन में बलवंत राय मेहता है वो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, गोविंदगिरी द्वारा बेडसा गांव में भगत पंथ की स्थापना कब की गई? तो भगत पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, भगत पंथ की जो स्थापना है वो 1911 में की गई थी, बेडसा गांव डूंगरपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत में सामंतों को 16, 32 और गोल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था? बताइए, किस रियासत में सामंतों को 16, 32 और गोल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मेवाड़। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डी नंबर का ऑप्शन मेवाड़। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ अक्षांश या देशांतर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गंगानगर, गंगानगर का अक्षांश या देशांतर विस्तार कितना है? तो दोस्तों गंगानगर का वो है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, तो पहले का 3। बांसवाड़ा का क्या है दोस्तों? तो बांसवाड़ा का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा का हो जाएगा। और धौलपुर का दोस्तों, धौलपुर का क्या है? तो धौलपुर का 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और जैसलमेर ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, ये है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए 3142, 3142 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा भारत की किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? बताइए दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा भारत के किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, अवरोधी बालू का स्तूपों का विस्तार राज्य में सर्वाधिक कहां पर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पुष्कर में। ठीक है, कहां पर है? पुष्कर, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कौन से कथन है वो सही है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए देखिए यहाँ पे कथन दे रखे हैं, बताना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, राजस्थान के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का विस्तार है, बिल्कुल सही है। राज्य के 11% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दोस्तों 9% भाग पर है, 11 पर नहीं है, तो ये अपना दूसरा कथन गलत हो जाएगा। राज्य के 23% भूभाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1 और 3 तो इसमें सही हो गया, चौथा भी देख लीजिए। राज्य के 9% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 6.89% पर है ये। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार, तो यहाँ पे 9% गलत दे रखा है, तो इसमें क्या सही है? 1 और 3, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित शुष्क प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेश को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है?
बताइए, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में किस अवधि के दौरान संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में ये नहीं रही दोस्तों 1962 से 1987 तक। 1962 से 1987 तक ये दोस्तों संभागीय व्यवस्था है वो नहीं थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 50 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले अपन वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में साइंस के पूछे जाएंगे, फिर मैथ के, करंट अफेयर के, और फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए राजस्थान में मृदा का निम्न में से कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? तो दोस्तों वो है जलोढ़ मृदा का। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल पीली रेतीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली रेतीली मृदा ये दोस्तों नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली में पाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन को छांटिए। दोस्तों अपने को क्या करना है, सत्य कथनों को क्या छांटना है, और फिर दोस्तों कूट भाषा में भी अपने को उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात हो रही है उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की। ठीक है, तो देखिए इन वनों का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति या मरुद्भिद जीरोपाइट के नाम से भी जानते हैं, या जीरोपाइट भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस वनस्पति की जड़ें गहरी होती हैं व पत्तियां छोटी होती है। बिल्कुल सही है। इनमें प्रमुख वन सागवान। अब मरुस्थल के अंदर सागवान कहां से होगा दोस्तों, ये तो सीधा सा इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बांस, सीताफल, ये देखो कितने नाम दे रखे हैं, ये गलत दे रखे हैं ये नाम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3। 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। बाकी इसमें दोस्तों देखिए वनस्पति घास भी होती है, तो बेर, बबूल, खैर, नीम, दोकड़ा, रोइडा, खेजड़ी ये होती है दोस्तों। यहाँ पर तो इसमें बांस, सीताफल, देखो आम गलत दे रखा है ये चौथा। तो 1 2 3 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 इसमें सही है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेजड़ली, जोधपुर ग्रामीण में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेजड़ली, जोधपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर खुले वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों खुले वन है ये पाए जाते हैं कितने प्रतिशत भाग पर, तो 1.28% पर। 1.28% पर खुले वन है वो पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो है दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जाखम बांध। ठीक है, जाखम बांध, यानी कि इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 81 मीटर है, और इसकी लंबाई है वो 253 मीटर है। ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आदिवासियों की गंगा व राजस्थान की कामधेनु के उपनाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान की कामधेनु तो कहते हैं चंबल को, और आदिवासियों की गंगा कहते हैं माही नदी को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित नदी समूह में से किस नदी समूह का उद्गम राजस्थान से बाहर है? तो राजस्थान से बाहर तो दोस्तों किसका उद्गम है, यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए आहू, काली सिंध, पार्वती और परवन, इन सभी का उद्गम है वो राजस्थान से बाहर है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भुज झील कहाँ है दोस्तों? तो ये जैसलमेर में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में।
आगे देखिए, बांध व संबंधित जिला युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, गलवानिया बांध भीलवाड़ा, गलवानिया बांध भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये टोंक में है, ठीक है। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मातरकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़, आकोदड़ा बांध उदयपुर, माधोसागर बांध दौसा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवा क्या कहलाती है? गर्म तेज हवा क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लू कहलाती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लू। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है राजसमंद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजसमंद, ठीक है, याद रखना। राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 17.7% है, ठीक है, और राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर भी 17.7% है, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे, राज्य में निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? तो दोस्तों झुंझुनू में है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, दोस्तों जयपुर, सीकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राज्य में मार्च 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है 6019 किलोमीटर, 6019 किलोमीटर यहाँ पर है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीरगति प्राप्त जयमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है? तो दोस्तों जयमल व फत्ता की मूर्तियां है वो कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों जूनागढ़ किला बीकानेर में। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तिमनगढ़, दोस्तों तिमनगढ़ कहां पर है? तिमनगढ़ का किला, तो दोस्तों ये करौली में स्थित है। ये कहां पर है? करौली में, ये करौली है, ठीक है, करौली में है ये। तो ये पहले का पहला हो जाएगा। टोटगढ़ का है? तो दोस्तों टोटगढ़ दुर्ग ब्यावर में स्थित है ये, ठीक है। और असीरगढ़, असीरगढ़ जो किला है वो दोस्तों टोंक में स्थित है। और जूनागढ़ है वो कहां पर है? तो दोस्तों जूनागढ़ यहाँ पर जूना किला, ठीक है, जूना किला है वो बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सारे सही, पहले से ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जूनागढ़ का है बीकानेर में और जूना किला बाड़मेर में। आगे देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली तथा नतमल की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से डूंगरपुर में स्थित एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों एक थम्बिया महल का निर्माण है वो किसने करवाया? तो वो करवाया शिव सिंह ने। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे, जोगीदास की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में है ये जोगीदास की छतरी। और बंजारों की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों लालसोट दौसा में है बंजारों की छतरी। गोपाल सिंह खरवा की छतरी दोस्तों करौली में स्थित है। और जगन्नाथ कछवा की छतरी दोस्तों मांडलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा शामिल नहीं है? देलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें शांतिनाथ मंदिर है, ये नहीं है शामिल इसमें। बाकी शांतिनाथ मंदिर है वो झालावाड़ में स्थित है। बाकी तीनों है ऋषभदेव, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर, ये तीनों है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी है? किस लोक देवता की फड़ सबसे बड़ी है? तो वो है दोस्तों देवनारायण जी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवनारायण जी। आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो महमूद गजनवी से दोस्तों गोगा जी ने युद्ध किया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोगा जी ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोटिया अंबा मेले का आयोजन कहाँ होता है? गोटिया अंबा मेले का आयोजन है वो कहाँ होता है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में।
आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का अपने को क्या करना है, चुनाव करना है कि कौन सा इसमें दोस्तों असत्य है। देखिए सरिस्का में भर्तरी मेले का आयोजन होता है जो उज्जैन के राजा भर्तरी का तपस्या स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए जो ये कथन दे रखा है, ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। क्या सही है? तो दोस्तों नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब देखो असत्य कथन का है वो चयन करना है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। सरिस्का में बर्तली मेले का आयोजन होता है, ठीक है, और क्या क्या बताना है, असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, जो उज्जैन के राजा भर्तरी का तपस्या स्थल है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सरिस्का में सरिस्का अलवर में भर्तरी के मेले का आयोजन होता है, और ये स्थान है वो उज्जैन के राजा भर्तरी का तपस्या स्थल है। बिल्कुल सही बात है। भर्तरी मेला कनफटे साधुओं के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। कनफटे साधुओं के तीर्थ स्थल के रूप में क्या करता है, जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। तो इसमें कनफटे साधुओं का तीर्थ स्थल है, तो ये भी सही है इसमें। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा, भर्तरी मेले का मुख्य आकर्षण बम नृत्य है। भर्तरी मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो कालबेलिया नृत्य है, बम नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और भर्तरी मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी तथा कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों भर्तरी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, एक बैसाख मास में और एक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें अपने को सही विकल्प का चयन करना है, तो सही तो इसमें 1 और 2 ही है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपने यहाँ पे है वो जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कपूर का उर्ध्वपातन, कपूर का उर्ध्वपातन। दोस्तों कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कपूर का उर्ध्वपातन एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए एक तो है दोस्तों इसके अंदर एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण। ठीक है, और एक है दोस्तों बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ये दोनों दोस्तों क्या है, उष्मा से भी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें बिल्कुल सत्य है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रासायनिक परिवर्तन दूध से दही जमना। दूध से दही जमना ये रासायनिक परिवर्तन है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसकी, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोने की। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और यह सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण होता है? दोस्तों बेकिंग पाउडर है ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण प्रयुक्त होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है दोस्तों बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु है वो कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, टाइटेनियम। आगे देखिए,
प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन की पहचान करें। प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में से गलत कथन का अपने को क्या करना है, पहचान करना है। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूची में गलत कथन का प्रयोग करना है, तो प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा इसमें। पहला ही कथन दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो हल्की, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती है, ठीक है। तो ये धातुओं की तुलना में दोस्तों कम महंगे होते हैं, इसलिए इनका घरेलू और व्यावसायिक चीजों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों इसको अपन विघटित है वो नहीं कर सकते, केंचुआ और सूक्ष्म जीव है ये विघटित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए नहीं किया जाता है, यह लंबे समय तक चलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक को जलाने पर विषैला धुआं निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है। वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है, तो दोस्तों आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लेंस सूत्र है दोस्तों। लेंस का सूत्र मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों। लेंस का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है 1/f बराबर I बटा V माइनस I बटा U, ठीक है। V का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब दूरी और U का मतलब होता है बिंब दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर और दोस्तों F का मतलब होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ये लेंस का सूत्र है जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। बताइए, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है, कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेनिन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, एंजाइम नहीं है, तो बताइए कौन सा एंजाइम नहीं है। यहाँ पर देखिए इंसुलिन है वो एंजाइम नहीं है, पेप्सिन है, एमिलेज है, लाइपेज है, लेकिन इंसुलिन एंजाइम नहीं है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं दोस्तों, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाना किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाना या पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नाशय के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा अग्नाशय। आगे देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑटोसोमल प्रभावी, बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम एकाधिक सूत्रता 21 बिल्कुल सही है। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम एक्स लग्न
दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, ये कारण होता है इसका। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों देखिए पोषक तत्व दे रखे हैं और सूची सेकंड में उस तत्व के अभाव द्वारा उत्पन्न रोगों के साथ मिलान करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहला ये आपको पता चल गया होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों गलगंड यानी कि घेंगा रोग होता है। आयरन की कमी से दोस्तों प्रणाशी रक्ताल्पता रोग होता है दोस्तों, ये आयरन की कमी से। और नियासिन की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों सूक्ष्माणु रक्ताल्पता रोग होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 3-2-4-1, 3-2-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें देखिए 3-2-4-1, ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन में देखिए 3-2-1-4 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों ये डाउन सिंड्रोम के लिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो दोस्तों ये किया था किसने, तो ये सटन ने, ठीक है। किसने किया था, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन ने दिया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों बताइए जो ये प्लेग है ये कौन सा रोग है, तो दोस्तों ये एक घातक संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग है ये, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गंजापन है, ये एक कवक जनित रोग है दोस्तों, ये गंजापन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए जो प्लेग है ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। प्लेग है वो जीवाणु जनित रोग है। और मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है। और एड्स है ये एक विषाणु रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे डीसीबीए। तो यहाँ पर देखिए डीसीबीए, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ सारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो वो है दोस्तों इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकर संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नियम दिया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसको बायोगैस कहा जाता है, किसको बायोगैस कहा जाता है, तो दोस्तों बायोगैस है वो मीथेन को बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर बायोमीथेन को बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग है वो दोस्तों खाना पकाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई। पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो दोस्तों यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आराध्य आरएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें
बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो प्रारंभ कर दी गई है दोस्तों, जिसमें जो पशुपालन से संबंधित है जो जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित क्लास है वो शुरू कर दी गई है। अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग में टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा, ठीक है। और बाकी और भी आपको फोल्डर वहां पे मिल जाएंगे, तो वहां पे क्लासेस जाके जरूर जरूर देखें, ठीक है। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, दीपक चाहर नाम संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो है इसमें कौन से, बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि MSW के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, खाद्य अपशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आर रविंद्र को कहां पर अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आइसलैंड में आर रविंद्र को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दोस्तों यहाँ पे भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक रहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बताइए दोस्तों। भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये एप्पल के साथ में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बताइए किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बंधन बैंक। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? बताइए राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों भारत की पहली दोस्तों क्या पूछा गया है कि पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर है वो नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। इन्होंने दोस्तों रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो दोस्तों वो है सलीमा इम्तियाज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सलीमा इम्तियाज। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, अब अपना है कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए
2500 अंकित मूल्य वाली एक शर्ट दोस्तों 2200 रुपए में मिल रही है। कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? भाई 2500 की शर्ट है, 2200 में मिल रही है, तो कितने रुपए की? 300 रुपए की छूट मिल रही है। तो यहाँ पे 2500 का आप यहाँ पे 300 का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 0 से 2 जीरो कट गई, 25 से दोस्तों ये देखिए कितनी बार कट गया, तो दोस्तों 12 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 12% की क्या हो गई? छूट दी गई है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 80 और 60 है, दे रखा है इसमें। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 80 और 60 दे रखा है, तो इसमें क्या पूछा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, 50 एक कक्षा के 2 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए? 50 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, और प्रतिशत की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 80 और 60 कितना होता है? 140। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितना प्रतिशत? तो इसमें दोस्तों 68%। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 विद्यार्थी है और एक सेक्शन में दोस्तों 80% उत्तीर्ण है, तो दूसरे सेक्शन में 60%। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दोस्तों इसमें 68% इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है। एक बिजली का बल्ब 4200 रुपए में खरीदा गया। एक बिजली का बल्ब है वो दोस्तों 4200 रुपए में क्या किया गया? खरीदा गया। इसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? एक वर्ष बाद में इसका मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों सीधा सा है 4200 इंटू भाई 8% कम हो रहा है, तो यानी कि 92 यानी कि 92/100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 92 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 3864 है। 3864 है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है। 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य है वो अपन ने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है, और 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 10,800 दे रखा है। ठीक है, अब हानि दे रखा है दोस्तों इसमें 5x हानि है, वो क्या है कि उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, यानी कि 5x क्या हो गई? अपनी हानि हो गई। ठीक है, अब दोस्तों अपन इसमें समीकरण बनाए तो दोस्तों इसमें बनेगा 10,800 माइनस 5x माइनस 75x। ठीक है, बस ये होगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 75 और 5 कितने हो जाएंगे? 80। तो दोस्तों यहाँ पे 10,800 में से में आप 80 का भाग दे लीजिए, आपके पास में 135 आ जाएगा, और ये 135 है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य 135 रुपए है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है। एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। देखिए सीधा सा है भाई, एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 68.75 में बेचती तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है साहब। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकालेंगे कि भाई 91 रुपए में बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 91 इंटू 100/130 कर दीजिए, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से 0 से 0 कट गया, 91 इंटू 10 कितना हो गया? 910। 910 में 13 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? दोस्तों 70 कितना आ जाएगा? 70। ये तो हो गया दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वह इसे कितने 78.75 रुपए में बेचता, यानी कि
दोस्तों 70 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 78.75 में, यानी कि 8 रुपए और 75 पैसे, 8 रुपए और दोस्तों 75 पैसे ज्यादा में बेचता, तो दोस्तों यहाँ पे 70 इंटू 100, यानी कि प्रतिशत निकाल लीजिए। 8.75/70 इंटू 100, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12.5% आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 12.5% इसमें क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, 8,000 की एक राशि को 7% 8,000 रुपए की एक राशि को 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मूलधन के साथ में ब्याज जोड़कर अपने को क्या करना है, बताना है। सीधा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए भाई 7% यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप दोस्तों डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, 8,000 इंटू 107/100 इंटू 107/100। ठीक है, बस ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं मित्रों। यहाँ पर आपके पास में सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा 9,159.20। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। दोस्तों देखिए सीधा सा है, 800 का 5% कितना होता है दोस्तों, 40 रुपए होता है। ठीक है, और फिर दोस्तों अगली जो राशि आ जाएगी वो 840 हो जाएगी, और 840 का दोस्तों यहाँ पर जो 5% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 42 रुपए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे और 40 जोड़ दी, 42 इसमें जोड़ दीजिए 800 में, तो दोस्तों टोटल 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल, ना भी आप कुछ करना भी इसको नहीं आए तो भी आप ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष इसका राइट आंसर, भाई पहले साल का 40 और दूसरे साल का 42 ब्याज होगा। आगे देखिए 4650 की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। भाई दोस्तों देखिए राशि कितनी है, 4,650 रुपए। ठीक है, कितनी है, 4,650 रुपए की राशि है, दर यहाँ पर दे रखी है दोस्तों 7.5%। ठीक है दोस्तों, सीधा सा है, यहाँ पे देखिए 46 वही मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, तो यहाँ पर 4,650 इंटू 7.5 इंटू समय कितना है 4/100, बस यही है, और क्या है, कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आप 0 से हटा ये पॉइंट हटा दोगे तो इधर 0 1 लगा देना। 25 से ये दोस्तों 3 बार कट गया, और ये कट गया दोस्तों 40 बार। ठीक है, ये कट गया इससे 10 बार। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया। आप दोस्तों यहाँ पे 465 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 1395 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए सोमू ने 10,000 की एक धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। भाई देखिए यहाँ पे समय है वो 6 महीने का दे रखा है। ठीक है, 3 साल का, तो यहाँ पे समय है वो दोस्तों कितने का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, ब्याज 6 महीने में ले रहा है तो 3 साल में कितनी बार देना पड़ेगा, 6 बार। तो दोस्तों साधारण ब्याज अपने को निकालना है दोस्तों, सीधा सा 10,000 इंटू समय, सॉरी दर कितनी है 7% इंटू समय है वो कितनी बार, ब्याज कितनी बार चुकाएंगे 6 बार, तो यहाँ पे 6/100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 100 इंटू 6 कितने हो गए दोस्तों 700, सॉरी 100 इंटू 7 कितने हो गए 700, और 700 इंटू 6 कितने हो गए दोस्तों 4200। ठीक है, कितने हो गए 4200। तो यहाँ पर दोस्तों 4200 है वो अपन क्या करेंगे 10,000 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 14,200। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। भाई दोस्तों देखिए यहाँ पे 3:5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 3 और 5 दे रखा है। यहाँ पे अपने को बताना है कि 5:6 कब
हो जाएगा ये दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखिए, जोड़ के देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बोलूं तो दोस्तों देखिए, इसमें आप भाई दो दो तक तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यानी कि 5 और 6 चाहिए, तो 3 इसमें जोड़े तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा दोस्तों 8, तो फिर भी नहीं होगा। फिर दोस्तों 4 जोड़ के देख लीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों 3 और 4 7, ठीक है। और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, फिर भी नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 जोड़ के देख लीजिए, तो ये 8 है और ये 10 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों 6 जोड़ के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 11, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अगर अपन 7 जोड़ के देखें, ठीक है, अगर अपन 7 जोड़ के देखें ऑप्शनों के अनुसार, मैंने यहाँ पे दोस्तों देखिए 7 ऑप्शन में ले लिया, 3 और 5 अनुपात ले लिया, तो इसमें अगर मैं 7 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें अगर मैं 7 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6, तो यहाँ पे 5 अनुपात 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो x y z 27 हो, तो दोस्तों z कितना होगा। दोस्तों देखिए, ये तीनों का अनुपात है वो दोस्तों कितना है 27 है, ठीक है, तीनों का अनुपात कितना है 27 है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 3 होते हैं दोस्तों, देखिए 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि एक बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक बराबर आएगा दोस्तों इसमें 3, ठीक है। कितना यहाँ पे देखिए प्लस में दे रखा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 15। जेड बराबर कितना आएगा इसमें दोस्तों 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 17 संख्याओं का औसत 29 है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 29 इंटू दोस्तों 17 करेंगे, तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 493, ठीक है। पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है, तो दोस्तों पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है, तो यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे 31 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 279 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है, तो दोस्तों यहाँ पे 9 इंटू 27 हो जाएगा, तो 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 243, ठीक है। 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा 243। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 की संख्या, दोस्तों देखिए यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो शेष संख्याओं का औसत है वो क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 279 और 243 को प्लस करके और 493 में से घटा दीजिए, ठीक है, तो दोस्तों अपने पास निकल कर आ जाएगा 29, 9वीं संख्या 29 निकल कर आ गई, और शेष बची दोस्तों जो 16 संख्याओं का औसत है वो 493 में से दोस्तों ये 29 है वो घटा दीजिए, तो कितना बचा 493 में से 29 गए तो कितने बचे दोस्तों 464 बचे, और 464 में 16 का भाग दे लीजिए, अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 29, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4 6 7 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। 5 घंटियां हैं वो एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 6 7 8 12, ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले ये 98 वाला देख लीजिए, 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है दोस्तों, 8 के पहले 8 गुणकों का औसत है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 8 16, ठीक है, फिर 24, फिर 32, फिर 32 के बाद में दोस्तों 40, फिर 48, फिर 56, फिर 64, ठीक है। ये इनका औसत है वो अपने को निकालना है, तो इन सभी को प्लस कर दीजिए और फिर 8 का भाग दे दीजिए,
दोस्तों इसमें 36 राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है तो क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कितने सेकंड बाद वे एक साथ फिर से बजेगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सीधा सा है लेसन निकालना है, ठीक है। तो इसका लेसन निकालेंगे तो दोस्तों देखिए 4, 6, 7, 8 और 12, इसका लेसन निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन निकालेंगे तो इसमें लेसन निकल कर आ जाएगा दोस्तों, वो है 168। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 घंटियां 168 सेकंड बाद फिर से बजेंगी, ठीक है। आगे देखिए 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है 204, 136 और 119, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 204 है, ठीक है। इसको अपन दोस्तों 17 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 136 को अपन दोस्तों 17 इंटू 8 है वो लिख सकते हैं, और 119 को दोस्तों 17 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 17 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? तो कौन से शोधन काम में आते हैं? तो दोस्तों सारिक शोधक काम में आते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, IBR-PI निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए? IBR-PI निमोनिया का टीका सबसे पहले किस महीने की उम्र में बछड़े को दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 महीने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 महीने बाद है वो टीका लगवाना चाहिए जन्म के, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बछड़े को अपनी माँ के साथ पालना कहलाता है, बछड़े को अपनी माँ के साथ पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो सकलिंग कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सकलिंग, ठीक है। ये सकलिंग क्या है? ये प्राकृतिक विधि है जिसमें बछड़े को अपनी माँ के साथ ही पाला जाता है और उसका दूध पिलाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1.032। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ये 16 डिग्री दोस्तों सेल्सियस पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व है वो 0.32 है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों बेजा चरवाहा समुदाय किन देशों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है मिस्र और सूडान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र और सूडान में। आगे देखिए गाय में भ्रूण या गर्भ का निवास कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों कोविंग, कोविंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोविंग। नेक्स्ट आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, किस नस्ल के सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थुतुन व चमकदार आंखें शामिल हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस नस्ल की सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थुतुन व चमकदार आंखें शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सुरती। आगे देखिए नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं मित्रों? ये बनते हैं वृषण में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर वृषण के अंदर बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अधिनियम भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम भारत में वनों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है?
तो वो है दोस्तों नाभिक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक। ठीक है, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वसा की मात्रा है वो दोस्तों घी में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थानीय रोग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय रोग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलायगेम के संक्रमण से उत्पन्न होती है? बताइए, वो नस्ल है दोस्तों, वो है रेड कार्निस। कौन सी है? रेड कार्निस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रेड कार्निस मुर्गी है, ये इंग्लैंड में विकसित संकर नस्ल है जो असील व मलायगेम नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुग्ध शर्करा है। दोस्तों दुग्ध शर्करा है, तो दोस्तों दुग्ध शर्करा किस में है? दुग्ध में कौन सी शर्करा है? तो लैक्टोज शर्करा है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फलों में फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है, दाने में दोस्तों यानी कि अनाज में माल्टोज शर्करा और गन्ने और चुकंदर में सुक्रोज शर्करा। यहाँ पे दूध में लैक्टोज, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय व भैंस के गर्भित करने की प्रचलित विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों रेक्टोवेजाइनल विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टोवेजाइनल विधि। आगे देखिए, शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जमुनापरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जमुनापरी। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, बीटल नस्ल है। तो दोस्तों ये बीटल बकरी की नस्ल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बकरी की नस्ल। आगे देखिए, मासाई का अर्थ क्या है? दोस्तों मासाई का अर्थ क्या है? तो मासाई का अर्थ है मेरे लोग। क्या है? मेरे लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मासाई एक पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा समुदाय है ये। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मायावी हिम तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मायावी हिम तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। आगे देखिए, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? तो वो है दोस्तों 10.75 मिलीलीटर। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, मुर्रा भैंस की विशेषताएं हैं। मुर्रा भैंस की विशेषताएं क्या है? गुंडीदार, मुड़े हुए सींग, दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, मुंह पैर एवं पूंछ पर सफेद धब्बे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु की अस्वस्थता के लक्षण है। पशु की अस्वस्थता के लक्षण क्या है? तो पशु का लंगड़ाना, दीवार या खंबे पर सिर मारना, असामान्य तरीके से घूरना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, घरेलू मुर्गी क्या है? दोस्तों घरेलू मुर्गी क्या है? तो दोस्तों एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है उसे घरेलू मुर्गी कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्कम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। स्कम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो ये होता है दोस्तों 3.3 से 3.5। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले अनुमानित समय को क्या कहते हैं? गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले
के अनुमानित समय को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों मध्य चक्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य चक्र। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्रा नस्ल के। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा नस्ल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों देखिए जैव विविधता में संरक्षण है, मृदा एवं जल संरक्षण है, जलवायु विनियमन है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ये वन संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए खीस क्या है? खीस दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जब मादा द्वारा बच्चा देने के बाद जो प्रथम दूध निकलता है, जो गाढ़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं खीस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत दोस्तों उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, उचित समय पर ज्ञापन कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए अंडे में वायु श्वसन का तात्पर्य क्या है? अंडे में वायु श्वसन का तात्पर्य है वो दोस्तों श्वसन और दबाव समायोजन है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? चोकला नस्ल की जो दोस्तों प्रमुख विशेषता, इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है, इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है, इसके कान एवं पूंछ मध्यम आकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से दूध की उपस्थिति पर समरूपीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? दूध की उपस्थिति पर समरूपीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो है सफेद रंग का दिखना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सफेद रंग का दिखना। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गद्दी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गद्दी। आगे देखिए निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? देखिए भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, भैंस के मांस को बफिन बोलते हैं और गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों ये खीस है, ये देखिए करीबन 10 दिनों तक तो पिलानी चाहिए। ऑप्शन में 10 दिन नहीं दे रखा, तो ज्यादा कौन से दिन दे रखे हैं? 7 दिन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पशुओं में होने वाला जहरबाद रोग के नामों से जाना जाता है। जहरबाद रोगों के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों लंगड़ा बुखार, कृष्णजंगा, एकटंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है। तो दोस्तों दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और एरिडोफिलिस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए भैंसों में होने वाला गलघोंटू नामक जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में होने वाला गलघोंटू नामक जीवाणु जनित रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैक्सीन है दोस्तों एफएमडी वैक्सीन। कौन सी है? एफएमडी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक के कारण होता है ये। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक है माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 से 30 फीट, 20 से 30 वर्ग फीट। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवन आरंभ आयु दर्शाई गई है, इनमें सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए घोड़ी की यौवन आरंभ अवस्था है वो 18 से 24 माह है, गोवंश की संकर की है 8 से 18 माह है, बकरी की दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है 16 से 24 माह है। दोस्तों बकरी की
जो यौवना आरंभ अवस्था है वो दोस्तों 6 से 12 महीने है। ठीक है, ऊंट का है, ऊंट की है दोस्तों 36 से 60 माह है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भेड़ों के पालन पोषण एवं विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ता है किसका? वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है, ये होता है देखिए, वैसे तो मनुष्यों के अंदर सब और अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग आरबीसी का जीवन काल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ, जैसे कि गाय का। ठीक है दोस्तों, गाय के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे 160 दिन होता है दोस्तों गाय के। ठीक है, तो यहाँ पे 160 दिन इसका राइट आंसर कर लेना आप। ठीक है, गाय का पूछा है मैंने यहाँ पे। मनुष्य का होता है 120 दिन, घोड़े का होता है 145 दिन, कुत्ते का 110 दिन आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, चूहे में 30 दिन का होता है और बिल्ली में 70 दिन का होता है। सब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप गाय के आरबीसी का जीवन काल होता है 160 दिन। ठीक है, आगे देखिए, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो दोस्तों ये भैंस की नस्ल है दोस्तों। ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 148 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राइका समुदाय का एक समूह है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है कौन से नाम से? तो ये मारू के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो वो है दोस्तों CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेज सरकार ने जमीन को किस उद्देश्य से खेती की भूमि में बदलने का प्रयास किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजस्व बढ़ाने के लिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है पशु परिचर का। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। और आपको जो उसका लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।